हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किया था, एक आउटलाइन चर्चा किया था जिसमें अफ्रीका के बारे में चर्चा हुई थी। आज हम लोग अफ्रीका का और विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें हमारी मुख्य जो आधार होगा, पढ़ने का जो आधार होगा वो होगा कि नदियों के बारे में जानेंगे विशेषकर, और नदियों की विशेषताओं को भी देखेंगे, जिससे हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषकर सारे कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे कंपटीशन को आधार बनाते हुए हम लोग जो है मैपिंग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। पहला है, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश जो क्षेत्रफल है पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है। यानी कहने का मतलब है कि अफ्रीका में जो है प्लेट्यू का जो है काफी विस्तृत जो है आकार है। यानी प्लेट्यू या पठार जिसे कहते हैं, उसका विस्तृत आकार देखने को मिलता है। इस पठारी क्षेत्र से वहां जो है अफ्रीका में अधिकांश नदियां जो बहती हैं वो जलप्रपात बनाती हैं। जलप्रपात यानी वाटरफॉल के बारे में। और जलप्रपात जहां बनती है अफ्रीका में, वहां आप समझ सकते हैं कि वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो है विस्तृत जो है वो एक तरह से भंडार भी कह सकते हैं, विस्तृत जो है स्कोप कहा जा सकता है, या जल विद्युत उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये एक विशेष पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। यानी एक पॉइंट हमारे दिमाग में ये रहा कि पठारी क्षेत्र से जो नदियां गुजरती हैं वो नदियां जो है क्या करती हैं, जल प्रपात बनाती हैं, और इस कारण से वहां से जल विद्युत के लिए वो अथाह जो है सोर्स उत्पन्न करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ नदियां जो है उनका जो प्रवाह है वो समतल भूमि से होता है। अब समतल भूमि पर होता है तो वहां पर स्थलीय जलमार्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है कि स्थलीय जलमार्ग जहां उपलब्ध होता है वो व्यापार और अन्य चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात किया जाए तो हम लोग एक चर्चा करते हैं नील नदी के बारे में। अगर नील नदी की बात किया जाए तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि उत्तरी सूडान और मिस्र से होकर प्रवाहित होती है। दूसरा, अगर हम लोग बात किया जाए नील नदी में श्वेत नील के बारे में बात किया जाए, तो श्वेत नील का जो कंट्री है, जो कि हम लोग को ध्यान रखना है कि किन किन राज्यों यानी देश से जो है होकर गुजरती है, तो युगांडा है, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान। और अगर हम लोग ब्लू नील की बात किया जाए तो इथोपिया उत्तरी सूडान से होकर गुजरती है। तो इस बात को बड़ा ध्यान रखना है कि जब हम नील नदी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है सूडान, हम लोग नॉर्थ सूडान की बात कर रहे हैं, मिस्र की बात कर रहे हैं, इजिप्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम इन नदियों की यानी नील नदी की जो विशेषता की बात करते हैं तो यह नदी जो है श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से जो है नील नदी का जो है निर्माण होता है। श्वेत नील का अगर उद्गम बोला जाए तो आप लोग को जैसे कि पहले से ही पता होगा विक्टोरिया झील, जबकि ब्लू नील के बारे में अगर बात किया जाए कि उसका उद्गम या ओरिजिन की बात किया जाए तो इथोपियाई उच्चभूमि यानी इथोपिया हाईलैंड से होती है। तो दो पॉइंट हमारे दिमाग में आ गया है। एक पहला है विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील से हम लोग किस नदी को ध्यान रखेंगे, श्वेत नील को। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लू नील जो है इथोपिया हाईलैंड से वो उसका ओरिजिन या उद्गम होता है। अब ब्लू नील जो है, एक और इंपॉर्टेंट बात है ब्लू नील के लिए कि उत्तरी सूडान की जो राजधानी है यानी कैपिटल है खार्तूम, खार्तूम के समीप जो है श्वेत नील से मिलती है। और आपको जैसा कि पता है कि ब्लू नील और श्वेत नील यानी व्हाइट नील जो हम लोग कह रहे हैं, उन दोनों के मिलने से नील नदी वो कहलाती है। नील नदी का जो मुहाना है यानी माउथ जो आप कह सकते हैं, भूमध्य सागर में अवस्थित है, यानी भूमध्य सागर में उसका जो नदी गिरती है। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। आपको पता होगा पूर्व के काल में कई प्रश्न में पूछे जा चुके हैं इस तरह के प्रश्न। और विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, रट लेना है इस पॉइंट को। तो 6695 किलोमीटर जो है इसका जो है एक लंबाई है। तो नील नदी के बारे में हम लोगों ने ये बेस पॉइंट पकड़ा। तो हमको एक विस्तृत आधार पर समझने का प्रयास किया कि कौन से कंट्री से होकर गुजरती है, इसकी विशेषता क्या है, और ब्लू नील और व्हाइट नील के मिलने से जो है क्या बनती है, नील नदी बनती है। और नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब दूसरे नदी पर आते हैं जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप अफ्रीका के मानचित्र में देख भी रहे होंगे, कांगो। कांगो यानी जायरे, जायरे नदी। कंट्री की बात किया जाए, कांगो गणराज्य, कांगो, अंगोला। मैप में आपको बड़ा विस्तृत तरीके से दिख रहा होगा। अब अगर हम लोग बात करें
कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, यानी सबसे लंबी नदी के तौर पर सेकंड नंबर अफ्रीका में याद रखेंगे। इसके तट पर कांगो गणराज्य जो है, यानी कांगो रिपब्लिक की जो राजधानी है, कैपिटल है किसानसा। रट लेना है इस बात को बच्चों, इस बात पर ध्यान देना है कि कांगो गणराज्य की राजधानी कौन है, किसानसा है, और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले जो है वहां पर यह अवस्थित है। यानी इसके तट पर दो हम लोग बातें किया, एक कांगो की राजधानी किसानसा की बात किया, और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले जो है वहां पर अवस्थित है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की बात किया जाए, वो है यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए अटलांटिक महासागर, आपको दिख रहा होगा नक्शे में, मैप में दिख रहा होगा, अटलांटिक महासागर में वो जो है गिरती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, तो 0 डिग्री यानी इक्वेटर, विषुवत रेखा जो आप लोग कहते हैं वो उसको देखें, और ये मैप में दिख रहा होगा कि उसको 2 बार काटते हुए दिख रहा होगा, और ये काटते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी बेसिन में विषुवत क्षेत्र में जो है कहा जा सकता है विश्व की सबसे छोटे कद की प्रजाति, यानी पूरे विश्व में सबसे लोएस्ट हाइट वाले जो हैं लोग यहां पर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग पिग्मी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। विषुवतीय क्षेत्र में सबसे कम कद वाले जो लोग हैं वो पिग्मी जाति के लोग हैं, वो यहां पर निवास करते हैं। कसई उबांगी यहां की जो एक प्रमुख सहायक नदी है, इसको भी पढ़ लेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर। कसई और उबांगी 2 नदियों के बारे में बात कर रहे हैं जो इनकी सहायक नदियां हैं। कसई नदी जो बेसिन है, इसी पे जो है डायमंड रिजर्वर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। कसई नदी फिर से मैप में एक बार आप देखेंगे, लोकेट करेंगे इस बात को, और ये जो है डायमंड रिजर्वर के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग आते हैं जो प्रमुख, अगर अन्य रिवर की बात किया जाए, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जो है वो किन कंट्री से होकर गुजरती है, तो इस पर पहले हम लोग ध्यान दे लें। पहला है अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नक्शे में दिख रहा होगा। मोजाम्बिक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, आप लोग को पहले से पता होगा। बोत्सवाना दिख रहा है, नामीबिया इस साइड में है। अब कहा जा सकता है कि अगर जाम्बेजी नदी के बारे में बोला जाए तो हम लोग अगर कंट्री वाइज देखें तो अंगोला 1 नंबर याद रखना है, जाम्बेजी 2 नंबर याद रखना है, जिम्बाब्वे 3 नंबर याद रखना है, मोजाम्बिक 4, बोत्सवाना 5 और छठा है नामीबिया, यानी 6 जो है कंट्री से होकर गुजर रही है। अब हम इसकी विशेषता की बात करें, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना की सीमा जाम्बेजी नदी के समीप आकर मिलती है, यानी बाउंड्री बनाते हुए है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से रिकॉल कर लीजिए बच्चों। नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना की सीमा जाम्बेजी नदी के समीप आकर मिलती है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चूंकि हम नक्शे में देख रहे हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वाभाविक है, यह प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यह नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। प्राकृतिक कहने का मतलब नेचुरल बाउंड्री, इसको किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की देन है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, आपको यह भी पता होगा इसी नदी पर, यहीं पर जो है विक्टोरिया वाटरफॉल यानी जल प्रपात, आपको पता है नदियां जब ऊपर से जो गिरती हैं तो आपको पता है कि वाटरफॉल बनाती है। और जैसा कि अभी हमने कहा कि पठारी इलाकों से जो है, अभी जो हम जैसे इंट्रोडक्शन दे रहे थे, पठारी इलाकों से जो भी नदियां गुजरती है वो अधिकांश जलप्रपात बनाती है। तो इस बात को बच्चों याद रख लेंगे, जलप्रपात बनाती है। और जलप्रपात का मतलब तो हम लोग जान ही रहे हैं, अभी जस्ट पॉइंट हम लोग किया, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अफ्रीका जो है आपको पता है कि जल विद्युत संसाधन में वो एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि जल विद्युत का वहां पर बहुत ज्यादा स्कोप है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात आते हैं जाम्बेजी नदी के बारे में। तो ये नदी जो है करीबा बांध का यहां पर इस पर निर्माण किया गया है। करीबा बांध इंपॉर्टेंट किस नदी पर है भाई? जाम्बेजी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर एक जो है जलाशय निर्मित किया गया है, यानी निर्माण किया गया है, वो है करीबा झील। दिख रहा होगा नक्शे में, मैप में दिख रहा होगा झील, ये करीबा झील जो है उसे निर्माण किया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जाम्बेजी नदी के बारे में जो हम लोग को चलते चलते याद रख लेना है कम से कम, कि इसी के मुहाने पे मोजाम्बिक चैनल है, और आपको नक्शे में बड़ा बड़ा दिख रहा होगा
तो स्वाभाविक है ये याद करना बड़ा हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से बच्चों याद कर सकते हैं हम लोग। और आपको पता होगा कि मैप का क्वेश्चन हर परीक्षा में कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बातें जब भी करते हैं, बिना मैप के वर्ल्ड ज्योग्राफी तो अधूरा है, हम लोग सबको पता है। तो इसी पर हम लोगों को फिर से आगे बढ़ना है, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए। अगला नदी नाम पर है भाई, कलर के नाम पर है। बच्चों याद कैसे करेंगे? ऑरेंज, ऑरेंज खाते हैं हम लोग, पता ही होगा। ऑरेंज नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका बोल दिया तो इसका मतलब है एकदम माइंड में रख लेना है बच्चों, एक बार फिर से दिमाग में। ऑरेंज नदी कहां है? वो है दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, नक्शे में आपको दिख रहा होगा, वहां पर आपको दिख रहा होगा एक लेसोथो है, लैंड लॉक्ड कंट्री। और लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि जहां पर चारों ओर से जो है स्थलीय सीमा घेरती है, यानी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के एक अंदर में लेसोथो कंट्री है। अब लेसोथो वहां पर दिखता है। तो अगर हम लोग ऑरेंज नदी का बोला जाए, उसका रूट लेवल की बात किया जाए, कितने कंट्री कहां से गुजरता है, तो पहले तो दिमाग में एकदम आ जाना दक्षिण अफ्रीका। दूसरा नंबर हमने बोला दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी एक कंट्री लेसोथो, और बगल में थोड़ा सा नामीबिया, वो भी टच करती है। तो बच्चे यहीं पर मार खा जाते हैं क्वेश्चन बनाते वक्त। वो दक्षिण अफ्रीका तो याद कर लेते हैं, लेसोथो पर ध्यान नहीं जाता है, बगल में नामीबिया है। स्वाभाविक है। तो कंट्री के बारे में अगर ऑरेंज रिवर के बारे में बोला जाए, कलर के आधार पर याद रख लेंगे दक्षिण अफ्रीका। अब आते हैं इस नदी की उद्गम। दक्षिण अफ्रीका जैसे नक्शे में आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए यही है ड्रैकेंसबर्ग, और ये ड्रैकेंसबर्ग से ही उद्गम होता है। यानी ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है। एक फैक्ट तो और दिमाग में आप बैठा लेना है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, कहां है? दक्षिण अफ्रीका में है। और ड्रैकेंसबर्ग से ही उद्गम होता है ऑरेंज नदी का। मगर इसको गिरते हुए आप बगल में दिख रहा होगा, जस्ट बगल में नजर आ रहा होगा मैप में, वो है अटलांटिक महासागर। तो हम लोग याद कर लेंगे, ऑरेंज नदी, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, नामीबिया कंट्री हो गया। दूसरा है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है मोहाना अटलांटिक महासागर। अब ये नदी जो है दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में इस बात को बोल रहे थे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, स्वाभाविक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यही पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, क्वेश्चन बनाते वक्त में चूक हो जाती है। और जब आपको पता है बीपीएससी जैसे परीक्षा या कोई अदर कंपटीशन जैसे परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी बात है, क्वेश्चन नहीं भी पूछ सकता है, वो है इसकी सहायक नदी, वो है वॉल। अब इस नदी पर एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा याद कर लीजिएगा, ओग्रेबिज जलप्रपात बनती है इस नदी पर, यानी ऑरेंज नदी पर ओग्रेबिज जलप्रपात। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आते हैं चलते हुए नाइजर नदी की ओर। बड़ा खास है भाई नाइजर, नाम से ही आपको पता होगा, पहले से परिचित भी होंगे। दक्षिण अफ्रीका में जो आपको इस तरह का ज्ञान पहले से होगा। गिनी दिख रहा है, एक नक्शे में आप बड़ा देख रहे होंगे, दिख रहा होगा। माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया, ये सब जो है कंट्री मुख्यतः जो है जो नाइजर नदी यहीं से होकर गुजरती है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे, फिर से एक नंबर गिनी, दूसरा नंबर माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया। अब दूसरे नंबर पॉइंट पर आते हैं इसकी विशेषता। जैसा कि लग भी रहा होगा कि यहां पर गिनी उच्च भूमि है, हाईलैंड्स है, मैप में नक्शे में दिख रहा है, तो गिनी उच्च भूमि से ये निकलती है, उद्गम होती है। और बगल में गिनी की खाड़ी दिख रहा है, बड़ा सा है भाई, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो गिनी की खाड़ी में गिर रही है, तो इसको रटना तो बड़ा हार्ड है नहीं, गिनी उच्च भूमि से निकला और गिनी की खाड़ी में गिर गया। ये दो पॉइंट तो एकदम दिमाग में आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसका, माली में, माली दिख रहा है आपको बगल में, माली में अंतःस्थलीय डेल्टा जिसको कहते हैं मैकिना दलदल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस पॉइंट को। माली में अंतःस्थलीय डेल्टा है और ये डेल्टा जो है मैकिना दलदल का निर्माण यहां पर है ऑलरेडी। दूसरा, मैकिना दलदल जो है यहां पर स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, नाइजीरिया में तटीय डेल्टा भी बनाती है। अब डेल्टा का चित्र दिख रहा होगा, बिल्कुल इस तरह का है। अब यह नदी पाम ऑयल रिवर के तौर पर भी जाना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जलमार्ग उपलब्ध होती है और यहीं पर से जो है पाम ऑयल जो है उसका जो है एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन ये सब ज्यादा होता है, इसीलिए पाम ऑयल रिवर भी इसको कहते हैं। याद रखना कौन से रिवर पढ़ रहे हैं, नाइजर नदी के बारे में।
अब इसके मुहाने पर जो है नाइजीरिया का जो है हारकोट नाम का बंदरगाह दिखता है, बंदरगाह अवस्थित है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, ये बंदरगाह जो है खनिज तेल के निर्यात के लिए, निर्यात यानी एक्सपोर्ट, बच्चों याद रखना है, एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। और माली की राजधानी बमाको भी इसी के तट पर स्थित है, यानी माली की राजधानी बमाको भी इसी के तट पर स्थित है। तो इतने फैक्ट्स को दिमाग में डाल लेना है बच्चों। अगर इतना हम लोग जान गए तो अफ्रीका को बहुत अच्छे से जान गए। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने उसके आउटलाइन को समझने का प्रयास किया। आज हम लोग नदी की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, तो इन सबको ध्यान रखना। अब आते हैं एक और नदी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वोल्टा नदी। जैसा कि पता है कहां कहां है कंट्री, माली, बेनिन, टोगो कंट्री याद रख लेंगे। इसकी विशेषता पर ध्यान रखें तो विशेषता में आप गौर कीजिएगा, अकासोबो बांध जो है का निर्माण किया गया है। अकासोबो बांध जो है यहीं पर निर्माण किया गया और ये निर्माण, इस पर से जो है एक जलाशय यानी पौंड का जो निर्माण हुआ है उसे हम लोग वोल्टा झील कहते हैं, वोल्टा झील कहते हैं, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम बच्चों मतलब इसका होता है आर्टिफिशियल, यानी लोगों ने बनाया है इसे, इसलिए इसको तो याद रखना है भाई, क्योंकि अफ्रीका का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कृत्रिम कहने का मतलब है कि यह झील जो है लोगों द्वारा बनाया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वोल्टा बेसिन, नाम से ही पता है वोल्टा बेसिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोको आप लोग जानते होंगे, तो कोको की एग्रीकल्चर यानी कोको की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है ये वाला एरिया। ये जो नदी का बेसिन इलाका है यहां पर कोको का खेती होता है। मुहाना की बात किया जाए, माउथ जहां गिरती है गिनी की खाड़ी। रटा गया, बहुत आसान है, बहुत इजी है, दिमाग में रख लेना है। और जितना दिमाग में रखेंगे स्वाभाविक क्वेश्चन बनाते वक्त उतना ही सुविधा होगी आपको। अब आते हैं लिम्पोपो नदी, सबका पॉपुलर, बच्चे जब भी पढ़ते हैं जीके तो लिम्पोपो को रटते रहते हैं। हम लोग भी इसको देख लेते हैं, लिम्पोपो नदी को, नाम भी बड़ा अच्छा है भाई। पहले तो कंट्री की ओर जाते हैं हम लोग। कंट्री की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, मेरे साथ आप भी दोहराते रहें। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। 2 से 3 बार अगर हमको इसको यानी निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम लोग के दिमाग में ये बैठ जाएगा। जब भी लिम्पोपो कहेंगे दिमाग में आ जाएगा। एक बार रिकॉल करके देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। हो गया ना आसान। अब इसको हम लोग थोड़ी विशेषता के तौर पर देख लेते हैं। यह नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, फिर से हम रिकॉल करवा रहे हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग इसको आसान करने के लिए। यह नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, 2 कंट्री बोला, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए यानी बाउंड्री बनाते हुए ये जो है कहां पर गिरती है भाई, मापुतो की खाड़ी में गिरती है, जिसको डेलागुआ भी कहते हैं। तो मापुतो यानी डेलागुआ में के पास में ये गिरती है कि उसी के खाड़ी में। क्लियर है, गल्फ यानी खाड़ी। यह नदी पढ़ते क्यों है भाई, इस नदी की विशेषता क्यों, जैसा कि हमने पहले बोला कि ये नदी तो फेमिलियर नदी है, जीके वाला पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल इस बात को रट लीजिए, ये तो बहुत कंपटीशन में आया है। जब भी आप तैयारी करेंगे, जब भी कंपिटिटिव तैयारी करेंगे, जानना ही चाहिए। और वैसे लोगों को भी जानना चाहिए जो पूरे विश्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे विश्व को जानना चाहते हैं। जो लोग रुचिकर हैं, कहीं ट्रेवल करते हैं, कहीं जानकारी करना चाहते हैं, जानना चाहिए, स्वाभाविक है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो। अब आते हैं, चलते चलते हम लोग बोलते हैं, चलते चलते 2 रिवर को याद कर लेते हैं। एक जुब्बा, नाम भी बड़ा अच्छा, अजूबा है यानी जुब्बा। दूसरा है शेबेली। ये 2 नदी जो है इथोपिया और सोमालिया, देख रहे होंगे नक्शे में, बड़ा आसान है भाई, इथोपिया और सोमालिया है यहां पर। इथोपिया सोमालिया में ये 2 नदी है। कौन कौन, फिर से बात कर ले, हम लोग रिकॉल कर ले, उसी तरह से रिकॉल करेंगे, 2-3 बार रिपीट करेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। नाम है जुब्बा शेबेली। जुब्बा शेबेली कहां भाई, इथोपिया और सोमालिया में। तो इथोपिया और सोमालिया में है। अब आते हैं दूसरे इसकी विशेषता के बारे में, चूंकि चलते चलते बात कर रहे हैं। उद्गम इथोपिया यूज भूमि, मुहाना हिंद महासागर, मुहाना मतलब माउथ, यहां पर गिरती है। शेबेली जुब्बा की सहायक नदी है। अब आसानी से हम लोग फैक्ट को सुलझा लिए कि भाई प्रॉब्लम कहां है। अब शेबेली नदी के तट पर सोमालिया की राजधानी, एक बार फिर से याद कर लीजिए, सोमालिया इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसकी राजधानी मोगादिशु स्थित है, यानी सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने
अफ्रीका के नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा किया। चूंकि हम पूर्व के वीडियो में, पूर्व के क्लास में हम लोग इस बात को भी चर्चा किए थे कि आज तो बस ट्रेलर है भाई, हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब अगले क्लास से जब हम आएंगे तो खंड बाई खंड तरीके से हम लोग जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग नदियों के बारे में विस्तृत चर्चा किए हैं। बस करना क्या है आपको, उस पर ध्यान दें। जितने भी हमने कंट्री बताया उस कंट्री को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, कहां से गुजरती है भाई, और कुछ विशेषताओं को याद कर लेंगे। याद करने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएगा, पूरे जीवन काल के लिए याद हो जाएगा। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और इसको निरंतर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।